हिस्ट्री एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए अभी हमें जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हिस्ट्री में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। इनके साथ साथ आपको रेगुलर यहीं पर ह्यूमैनिटीज अड्डा पर ही रेगुलर सेशंस को अटेंड करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए मैं यहाँ पर आपके हर तरह के सेशंस लेने वाली हूँ, जिसको आप अटेंड करके अच्छी तरीके से समझ करके अपने एग्जाम में फुल स्कोर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास 12th चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर हिस्ट्री का थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा पैटर्न जान लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी हिस्ट्री में 3 बुक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हर एक बुक का वेटेज जो है वो इक्वल है, 25, 25, 25 और 5 मार्क्स के हमारे पास आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो आपके हर एक बुक में से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में से हर एक बुक में से आपके 7 MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, ये टोटल कैरी करेंगे हमारे 21 मार्क्स। इसी तरीके से बुक 1, 2 और 3 तीनों में से ही आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर, जो कि कैरी करेंगे हमारे 18 मार्क्स। तीनों बुक में से ही आपका एक क्वेश्चन 8 मार्क का पूछा जाएगा, जो कि कैरी करेंगे कितने, 24 मार्क्स। और इसी तरीके से तीनों बुक में से एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कैरी करेगा हमारे कितने, 12 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे 5 मार्क्स के। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको यहीं पर कराने वाली हूँ, इसी चैनल पर। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स हो गए हमारे, 80 और 20 मार्क्स से हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो टोटल मिलाकर सारे कितने हो गए, 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी ब्रिक, पीस एंड बोन्स की। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सब्सटेंशियल स्ट्रेटेजी, यानी कि हड़प्पा के लोग अपना जीवन निर्वाह किस तरह से किया करते थे। एग्रीकल्चर करते थे, पैस्टोरलिज्म किया करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन किया करते थे। इन सभी का रीजन बताते हुए आपने ये क्वेश्चन फ्रेम करना है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मोहनजोदारो अपलान अर्बन सेंटर, ये आपके 8 मार्क का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर आप डोमेस्टिक आर्किटेक्चर भी आप इसमें डिफाइन कर दोगे, साथ में ड्रेनेज सिस्टम भी डिफाइन कर दोगे। ठीक है, अगर ये 8 मार्क में आता है। और अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको पता है कि 60 से 80 वर्ड्स के बीच में आपकी वर्ड्स लिमिट दी होती है, तो उसी में आपको पूरा का पूरा डिफाइन करना है। उसके बाद में यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस कि हड़प्पा के लोगों में किस तरह से डिफरेंसेस देखे गए उनके बुराइल्स की वजह से। तो बुराइल्स के साथ में अगर हमें किसी के साथ कॉस्टली आइटम मिलते हैं, किसी के साथ सिंपल मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तो उन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही ब्रीफ में समझाना है। उसके बाद में यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका इस चैप्टर से हर बार आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी 2 साइट आपको वहाँ पर फिल करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि हमारा किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन है। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मेन फीचर्स ऑफ द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो टॉपिक है ये आपका 8 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में प्रशस्ति ड्रॉन द, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रशस्ति किस तरह से हमें गुप्ता रूलर्स के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करना है। मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, मगध को इतना पावरफुल महाजनपद क्यों माना गया है, इसके पीछे के रीजंस बताने। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 8 मार्कर में भी आ सकता है और 3 मार्कर में भी आ सकता है। देन उसके बाद सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरी ऑफ द मौर्य एम्पायर। अब यहाँ पर देखिए कि हमें किन किन सोर्सेज से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो बुक्स लिख दोगे, पहले थोड़ा सा डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद में कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, और इसके कॉइन्स है, स्कल्पचर्स हैं, ये सारे के सारे रीजन इसमें डाल दोगे। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द कल्टिवेटर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 600 BC टू 600 CE, यानी कि 600 BC से लेकर 600 CE के बीच में किस तरीके से कल्टीवेटर ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज अप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पर करते हैं थर्ड चैप्टर पर आते हैं, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। तो जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है, सो उसका स्टार्टिंग में पूरा का पूरा डिफाइन करोगे, और ये जो टॉपिक है ये आपके 8 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गोत्र सिस्टम के बारे में जो आपके 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और नॉर्म ऑफ द वर्ना ऑर्डर कि कौन कौन से वर्ण ऑर्डर बनाए गए थे, है ना, कौन कौन से जो है वो कैटेगरीज बनाई गई थी, किसका काम क्या था, तो वो आप इसमें डिसाइन कर दोगे। इसके अलावा एक टॉपिक और बताती हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ठीक है, वो कौन सा है, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, जो VS शुकांतकर ने 1919 में स्टार्ट किया था और 1966 में इसको कंप्लीट किया था। वो पूरा का पूरा आपने डिफाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग, जैनिज्म और बौद्धिज्म पर बात करते हैं। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, टीचिंग ऑफ बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों की। उसके बाद में यहाँ पर पुरानिक हिंदुइज्म, ये क्वेश्चन आपका 8 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में
स्ट्रक्चरल एंड द स्कल्पचर्स फीचर्स ऑफ द सांची स्तूपा, और उसके बाद में यहाँ पर हाउ एंड वाई वर द स्तूपास बिल्ड। अगर तो देखो स्तूपा के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें स्तूपा का जरूर से डायग्राम बनाकर आना, इससे आपको फुल मार्क्स मिलने में हेल्प मिल जाएगी, है ना। एग्जामिनर इंप्रेस होगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो यहाँ पर किस तरीके से स्तूपा बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे, इसके फीचर्स क्या होते हैं सांची स्तूपा के, वो सारा का सारा डिफाइन कर दोगे, ठीक है। डाउन अब चलते हैं थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर पे। इस चैप्टर में से बच्चा 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर्स आएंगे। तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द अल बरूनी इन द टास्क ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी को समझने में अल बरूनी ने किन किन सोर्सेज का सहारा लिया जिससे कि वो इंडियन सोसाइटी को समझा, और उन्होंने कैसे डिफाइन किया अपनी बुक किताबुल हिंद के अंदर। उसके बाद में इब्न बतूता फाउंड, इब्न बतूता ने दिल्ली जैसी सिटी को एक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों कहा है, वो रीजन बताने हैं। उसके बाद बर्नियर डिस्क्रिप्शन द इंपीरियल ऑनरशिप, बर्नियर ने किस तरीके से जो है वो मुगल एम्पायर के बारे में कहा, लैंड ऑनरशिप के बारे में कहा, तो वो आपको पूरा डिफाइन करना है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हमारे भक्ति सूफी ट्रेडिशन की। भक्ति सूफी ट्रेडिशन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। सो इन टॉपिक्स को आप जरूर अच्छे से क्लियर कर लेना। मेन फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, तो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट के मेन फीचर्स बताने, इसके अंदर क्या करोगे, अलवराज और नैनाज कर दोगे, ठीक है। स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी, फिर ये कैसे स्प्रेड होती है, तो इसमें थोड़ा सा कर्नाटक वाला पार्ट भी यानी कि बसवन्ना वाला पार्ट भी आप उसमें एड ऑन कर दोगे, राइट। और इसके अलावा जो भक्ति के टाइप्स हैं, ठीक है, शगुन निर्गुण, वो भी इसमें कर दोगे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके 8 मार्क में तो पूरा का पूरा आपको डिफाइन करना होगा पॉइंट्स में, ठीक है, हेडिंग और सब हेडिंग बना करके। देन टीचिंग ऑफ द संत कबीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग ऑफ संत कबीर और बाबा गुरु नानक, इसको चाहे तो अलग अलग भी पूछेंगे और चाहे तो वो मिक्स करके भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सूफी ट्रेडिशन एंड खानका, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो चिश्ती के जो भी जो टीचर्स रहे हैं, ठीक है, उनको भी डिफाइन करना है, ठीक है, किसका क्या रोल था, उन्होंने क्या कुछ किया, और साथ में आप खानका जो लिविंग जो वो था उनका एरिया था, किस तरीके से खानका में लोग रहते थे और क्या वहाँ पर शेख जो है किस तरीके से वर्क किया करते थे। उसके बाद में हम यहाँ पर बढ़ेंगे अपने एन इम्पेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर पर। उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कृष्णदेव राय इन एक्सपेंशन ऑफ द विजयनगर, हाईलाइट द एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जर्व बाय द दामिंगो पेस ऑन द महानवमी डिब्बा ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई वर द वाटर रिसोर्सेज एंड एम्पायर, तो बच्चा ये जो चैप्टर है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस इन 4 टॉपिक्स को आपने अच्छे से स्टडी करना है, इन्हीं 4 टॉपिक्स में से जो है आपके आसपास के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद विजयनगर वाज द कैरेक्टराइज्ड बाय द रीजन, देखो ये वो टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पूरा आपने चैप्टर नहीं करना है, आपने ये टॉपिक्स भी कर लेना, तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, वैसे तो इससे बाहर आएगा नहीं, पर हाँ ये हो सकता है कि इससे आसपास के क्वेश्चन जो है वो वर्ड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ ले जाए, ठीक है। तो बस इनको भी कर लोगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। पीजेंट जमींदार इन द स्टेट पर बात करते हैं। द फंक्शन ऑफ द जाति पंचायत इन द 16 और 17 सेंचुरी, तो पंचायत का रोल बताना है, ठीक है। जब ये 16 और 17 सेंचुरी चल रही थी उसमें जाति पंचायत का क्या रोल होता था। एक्सप्लेन वाई आईने अकबरी रिमेन्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम इवन टुडे, तो आईने अकबरी एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें पास्ट के बारे में तो पता चलता है और आज तक इसकी इंपॉर्टेंस देखी जा रही है, क्योंकि अगर हमें उन दिनों को समझना है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, क्या कुछ था, तो आईने अकबरी इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स साबित हुई है। उसके बाद में हाउ वर द पंचायत फॉर्म ड्यूरिंग द 16 और 17 सेंचुरी, एक्सप्लेन देयर फंक्शन, तो यहाँ पर पंचायत का फंक्शन लिखना है और उसकी अथॉरिटी कैसे वर्क किया करती थी वो करना है। रोल ऑफ द जमींदार की बात करते हैं और रोल ऑफ वुमेन की बात करते हैं। तो ये 4 से 5 टॉपिक है जो आपने करने हैं इस चैप्टर से। उसके बाद इस चैप्टर से आपके 8 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे मॉडर्न इंडिया पर, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। व्हाट वाज द परमानेंट सेटलमेंट एंड व्हाई इट वाज फेलियर, परमानेंट सेटलमेंट क्या था, है ना, और क्यों ये फेल हुआ, तो ये आपके 3 मार्क का क्वेश्चन में आएगा। बैटल बिटवीन द हो एंड प्लो वॉज अ लॉन्ग टाइम, तो पहाड़ी और सांथाल के बीच में किस तरीके से तानाकशी चलती रहती थी, पूरा का पूरा आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में व्हाट वाज द लिमिटेशन लॉ क्या था, ठीक है, लिमिटेशन लॉ क्या था जो 3 साल के लिए वो किया जाता था, बॉन्ड साइन होता था पीजेंट्स और किसके मनी लेंडर के बीच में, है ना, तो ये क्या था। वाई वॉज द कंसिडर एज अ सिंबल ऑफ द ऑपरेशन अगेंस्ट द रियॉट 19th सेंचुरी, तो किस तरीके से 19th सेंचुरी में जो रियॉट हुआ था, जो दंगे फसाद हुए थे, ये उसका कारण माना जाता है, राइट। उसके बाद में ज्योतिर्मय
जोतेदार इनविटेबली वीकेंड द जमींदार इन बंगाल बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। तो जोतेदार किस तरीके से जमींदार की अथॉरिटी को वीक कर देते हैं और खुद उससे ऊपर आ जाते हैं, राइट। तो ये आपने लिखना है। उसके बाद में एग्जामाइन द डेक्कन रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट, और फिर आपने ये डेक्कन रिपोर्ट कमीशन के बारे में बताना है। ये आपके 3 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, रिबेल्स एंड राज की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले करती हूँ और ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एग्जामाइन हाउ द लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ द एनेक्सेशन क्रिएटेड द डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल ऑफ अवध। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देती हूँ कि किस तरीके से डलहौजी की ये जो हड़पने की जो हड़प नीति थी, यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ जो लैप्स की पॉलिसी थी, किस तरीके से ये वर्क करती है और कैसे इसके अगेंस्ट जो है वो इंडियन हो गए थे। तो खास करके अवध में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा वो सारा लिख देना है। एग्जामाइन द प्रोविजंस ऑफ द सब्सिडरी अलायंस डिवाइज्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798 फॉर इंडिया। तो ये जो सहायक संधि है जो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 के अंदर स्टार्ट करी थी और किस तरीके से ये वर्क करती है, कैसे इसको अवध पर इंपोज किया जाता है। अगर ये 8 मार्क का क्वेश्चन में आए, हो सकता है इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करते तो पूरा का पूरा आपने डिफाइन करना है। उसके बाद में रूमर्स एंड प्रोफेसिस, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 8 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रूमर और प्रोफेसिस यानी कि जो अफवाहें थी वो किस तरीके से एक आग का काम करती है और ये कैसे फैल जाती है जिसकी वजह से रिवोल्ट इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ, ठीक है। उसके बाद अ चेन ग्रीवनेस, तो जब अवध को यहाँ पर कैप्चर किया जा रहा था, ब्रिटिश एम्पायर में इसको मर्ज किया जा रहा था, किस तरीके से वहाँ की जो पब्लिक थी वो अपने राजा के ना होने से, ठीक है, वो असहाय हो जाती है। तो अ चेन ग्रीवनेस ऑफ द अवध लिंक द प्रिंसेस तालुकदार, तो किस तरीके से प्रिंस का तालुकदार और पीजेंट्स सिपाही जो भी राजा से नवाब से रिलेटेड थे उन सभी का काम ठप हो जाता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं। ये सारा का सारा आपने 8 मार्क क्वेश्चन में अगर आए तो डिफाइन करना है, ठीक है, 1 बाय 1। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट की। तो बच्चा इसके अंदर आप देखो 3 मूवमेंट तो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लीजिए। 3 नेशनल मूवमेंट कौन कौन से, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। इन तीनों मूवमेंट में से एक मूवमेंट में हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और साथ में in the history of the nationalism गांधी जी was often identified with the making of the nation। किस तरीके से गांधी जी ने, ठीक है, हमारे नेशन को बिल्ड करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया वो बताना है, ठीक है। अबाउट द सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह या क्विट इंडिया मूवमेंट, दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है या दोनों भी पूछे जा सकते हैं। एग्जामाइन द डिफरेंट काइंड ऑफ द सोर्सेज, हमें गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में कहाँ से और कैसे पता चलता है। 1 बाय 1 इसको डिफाइन कर दोगे और ये क्वेश्चन आपका 8 मार्कर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद एग्जामाइन द कॉजेज एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क का क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे आपने महात्मा गांधी वाले चैप्टर से करने हैं और इस क्वेश्चन से हमेशा मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट से इसको भी कर लीजिएगा। और साथ में जो पिछले वाला चैप्टर है हमारा रिबेल्स एंड राज, वहाँ से भी आपके 2 पॉलिटिकल सेंटर हर बार पूछे जाते हैं, सॉरी 2 आपके रिवोल्ट के सेंटर्स है ना, हर बार पूछे जाते हैं, तो उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं जो कि है हमारा क्या, framing the constitution। why is objective resolution of the Nehru considered as the momentous the resolution। तो ये किस तरीके से objective resolution जो है वो उसको प्रेजेंट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या था इसके अंदर, इसका पूरा का पूरा आपने एक्सप्लेनेशन देना है। देन उसके बाद में डिस्कस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द पब्लिक। तो किस तरीके से पब्लिक की ओपिनियन को जान करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, यानी कि डिमांड जो थी किस तरीके से राइट में कन्वर्ट हो जाती है, वो सारा का सारा आपने बताना है। हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लेन करना है। और व्यूज ऑन द इशू ऑफ द सेपरेट इलेक्शन, बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके जो स्टेटमेंट है कि कौन से लीडर ने किस तरह की स्टेटमेंट कही थी सेपरेट इलेक्शन को लेकर के, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्कर में भी, 3 मार्कर में भी और 8 मार्कर में भी। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, हिस्ट्री के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं क्लियर करवाऊंगी आपके, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन इनसे लेते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है यार। आपको हिस्ट्री एग्जाम में फुल आउट ऑफ स्कोर करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। बस एक छोटी सी कंडीशन है, रेगुलर सेशंस को अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी बच्चे जो है
CUT के साथ साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही जाकर के प्रतिज्ञा प्लस को आप एनरोल कर सकते हो, क्योंकि साथ में अभी आपका ये लास्ट एग्जाम है हिस्ट्री का, ठीक है। देन उसके बाद में आपको CUT का एग्जाम देना होगा, उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, तो अभी से एनरोल कर लीजिए, ठीक है। मेरी क्लासेस जो होंगी वो आपके हिस्ट्री के एग्जाम के बाद होंगी, ठीक है, उसी दिन से हो जाएंगी। तो एनरोल कर लीजिए और अपनी CUT की प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। तो आपको पता होगा, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और इन पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करना है Y489 और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन कर लो और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको प्रतिज्ञा बैच? ये मिलेगा बच्चा आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर। तो पहले फटाफट से करियर्स अड्डा की ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, देन उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे, चाहे साइंस का हो, कॉमर्स का हो या फिर हो आर्ट्स का। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्रैश कोर्स आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये अपने हिसाब से बाकी के अदर स्ट्रीम वाले बच्चों को भी आप बता सकते हो, ठीक है। ये वो बैच है बच्चा जिसमें एनरोल करके हज़ारों बच्चे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें तो मैडम आर्ट्स पर जाना है, तो हम आर्ट्स पे गए और यहाँ पर क्या करना है, आपने बाय नाउ करना है और बाय नाउ करने के बाद आपको Y489 कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करना है और यहाँ पर क्या करना है, ये कोर्स आपका इतने का रह जाएगा। तो बच्चा देखो, अगर यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, क्योंकि हमारी असली फाइट जो है ना वो हमारी है CUT एग्जाम से, तो CUT एग्जाम में अच्छा स्कोर करने पर ही हमें अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि GAT लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और कहीं ना कहीं एकदम से बर्डन आएगा तो फिर वो बर्डन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक कर देगा। तो ये जो पैनिक वाली सिचुएशन है ये ना होने दे, इसके लिए आप अभी से इसको तैयार कर सकते हो। सो बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से लेकर पूछ सकते हैं और रेगुलर सेशंस अटेंड करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।